हेलो प्यारे बच्चों, तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ का पेपर। तो बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है कि भाई हमारा मैथ काफ़ी वीक है और हमें मैथ में डर लगता है, मैथ में अच्छा स्कोर नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथ काफ़ी वीक है और जिन्हें काफ़ी डर लग रहा है मैथ से, तो उनको मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ मैथ का टॉपिक। तो यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यूपी प्लस कांस्टेबल का जो 27 जनवरी को सेकंड शिफ्ट हुआ था, 27 जनवरी 2019 को, उसी का पेपर यहाँ पे आप सभी के सामने ले रखा हूँ, 49,568 वाली भर्ती का। तो आप सभी को क्लियर हो जाएगा किस लेवल का आता है और मैं आपको ऐसे तरीके से सॉल्व करना बताऊंगा कि गारंटीड आप कभी भूलोगे नहीं पूरी लाइफ में, क्योंकि कोई फॉर्मूला वगैरह आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं अर्थमेटिक आता है और अर्थमेटिक में आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं होती, केवल आप एक साइड से ओपन करिए, आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट आप सभी को मिलती रहे। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं हमारे एक एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स पे जाके, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी को दिया गया, 39 नंबर का क्वेश्चन दिया गया मैथ का। तो इसे आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया और इसमें आप सभी को एक्स का वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 गुना लिखा हुआ है, जो कि प्रश्न जो है हिंदी की भाषा में गलत लिखा हुआ था। इसका जो मतलब था त्रिघातीय के हिसाब से इसे निकालना था। तो जब इसे सॉल्व किया गया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसे क्यू करने के बाद इसे सिंपल सॉल्व कर लिया गया है और एक्स की वैल्यू निकाली गई है। जब एक्स की वैल्यू निकाली गई है तो एक्स की वैल्यू निकल के आई है 12। तो 12 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 144। तो एक्स का जो वर्ग पूछा गया था, स्क्वायर पूछा गया था, वो कितना हो जाएगा 144। तो ये यहाँ पे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। अब चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे आप सभी को एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से मैं करवाने वाला हूँ, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 40 आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे देखेंगे कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसे अंक क्रम से 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन बात यह है 85% का मतलब ये है कि एवरेज, औसत हम कह सकते हैं कि ये उसके टोटल मार्क्स का एवरेज है, क्योंकि सभी मार्क्स को मिला के टोटल, जब उसने जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को टोटल मार्क्स मिलाए और डिवाइड दे दिया 5 से, जब जाके आपका 85 निकलेगा। तो उसमें 2 तरीके हैं, जैसे 85 इंटू 5 आप करके 425 आ जाएगा और जितना टोटल दे रखा है उसे आप इन चारों का टोटल करिए। इन चारों को टोटल करने के बाद 425 में से माइनस कर दीजिए, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि ऐसे में क्या होता है आपका टाइम वेस्ट होता है और यहाँ पे टाइम की ही सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमें करना क्या है वो समझ लेते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल करना है। जैसे कि आपको 79 दिया हुआ है, तो आप देखेंगे 85 से कितना कम है, 6 कम है। 82 देखेंगे कितना कम है, 4 कम है। अब देखेंगे 88 सॉरी, तो 88 कितना है, 3 प्लस है। वहीं पे 94 देखेंगे तो 94 कितना ज़्यादा, 9 प्लस है। अब आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए, ये आपका 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 12 हो जाएगा आपका। तो 2 का यहाँ पे गैप है, यानी 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब सबका 85 हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे 2 ज़्यादा आ रहा है, तो सबका 85 करने के लिए इनमें टोटल एक्स्ट्रा 2 ज़्यादा है। तो अगली जो 5वीं संख्या होगी उसमें से क्या करेंगे, 85 हर एक का आना था, तो उसमें से 2 कम कर देंगे तो 83 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 83। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो देखिए दोबारा मैं आप सभी को एक बार क्लियर कर देता हूं। इसका एवरेज है 85, यानी हर एक की वैल्यू 85 होगी, तभी उन सभी का एवरेज निकल के आएगा 85। किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। इसी तरीके से इसने बता रखा है कि पहले का 79 है, तो ये 6 कम है परसेंटेज से। एक का 81 है, ये 4 कम है। अगला दे रखा है 3 ज़्यादा और अगला दे रखा है वो 9 ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सभी को मिला के 2, मतलब सभी संख्याओं को अगर इसमें जोड़ दिया जाए तब भी ये सब 85 हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे। उसके बाद भी 2 नंबर 2 डिजिट ज़्यादा बैठ रहे हैं, तो अगला 85 ही लेना है हमें। तो 2 ज़्यादा बैठ रहे हैं, उसमें से हमने 2 माइनस करके 83 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करेगा, तो हमें इस तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है। आगे देखेंगे 41 आप सभी को दिया गया है कि 2 वस्तुओं और उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया। इस तरह वस्तुओं के मूल्य में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल प्रतिशत लाभ बताइए। अब देखिए आप सॉल्व करेंगे तो नीचे आपको सॉल्यूशन का तरीका दिया गया है, यहाँ तक पूरा पेज भर के डाल दो, 1 घंटे तक इसमें सॉल्यूशन में लगे रहो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें इसे बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीका मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आपको करना क्या।
सिंपल। चलिए देखिए, हम मान लेते हैं दो उसने आइटम का है, दो वस्तुओं की बात की है, तो दोनों वस्तुओं का जो अमाउंट मानते हैं हम क्या मानते हैं कि दोनों जो वस्तुएं हैं उनका अमाउंट, चलो यहाँ पे कर लेते हैं। पहले की जो वैल्यू है वो भी 100 और दूसरे की भी वैल्यू कितनी है 100, यानी जो कीमत है उनकी 100 रुपये हम मान लेते हैं। उसने कहा 25% ऊपर अंकित करके, तो वही 25%, 100 का अगर 25% होगा तो कितना निकलेगा, 25% ही निकलेगा। इसका भी 25% निकलेगा। टोटल कितना हो जाएगा 125, और दूसरी वाली का भी 125 हो जाएगा। यानी कीमत तो इनकी 100 रुपये थी, 25% तो उसने एक्स्ट्रा अंकित कर दी, तो 125 हो गया। इसने कहा इस तरह से वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया। तो पहली वाली को हम मान लेते हैं कि इस पर 20% अगर लाभ लेगा तो 125 का अगर 20% आप निकालोगे तो 25 निकल के आ जाएगा। यानी 125 + 25 कितना हो जाएगा, 150 आपका हो जाएगा, 150। ठीक है, तो पहले का तो आपका काम खत्म हो गया। दूसरी वस्तु का अंकित मूल्य 10% की हानि पर बेचा गया, तो 125 का 10% निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 12.5। 125 में से 12.5 माइनस करोगे, 12.5 माइनस करोगे तो 112.5 ही आपका निकल के आएगा। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 262.5। यानी अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इसकी वैल्यू थी, वैसे तो लागत जो मूल्य थी वो थी 200 रुपये, 200 रुपये से बढ़ के कितनी हो गई, 262 रुपये 50 पैसे। यानी 62 रुपये 50 पैसे आपके बढ़ गए, तो 200 का 62.50 कितना आपका हो जाएगा, 31.25%। ठीक है, जैसे कि 100 पे होता तो 200 पे आप निकालेंगे कि 62.5 200 का कितना प्रतिशत है, तो निकल के आएगा 31.5। तो ये जो पूरा खेल है वो है कैलकुलेशन का। अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, अगर आपने कैलकुलेशन पे काम किया तो बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व कर दोगे। अभी मुझे आपको समझाना पड़ा इसीलिए समय लगा, अदरवाइज इसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड में ये सॉल्व हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे, आगे यहाँ पे आप सभी को बताया नंबर 42 देखेंगे। 30 और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु को 945 रुपये में बेची गई। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। अब इसने कहा कि कोई वस्तु है, उस पर दो लगातार छूट दी गई, पहले 30% और फिर दी गई 10%। तो वही तरीका अपनाएंगे हम। सिंपल यहाँ पे मान लेंगे कि उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपये कीमत थी। पहले 30% देगा तो आपका 70 बचा, और 70 पे फिर आपका 10% देगा तो आपका कितना बचेगा, 63। तो 63 इक्वल टू 945, 945, 63% इक्वल टू 945 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसकी 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सा हमें सिर्फ एक काम करना है कि जो आपका 945 दे रखा है, 945 में हम क्या करेंगे, 63 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना जाएगा, 63, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 3, और 5 नीचे आ जाएगा तो 5 टाइम और जाएगा तो 315 आपका हो जाएगा। ये हो गया खत्म। यानी 1% की वैल्यू निकल के आ रही है 15, तो 100 की वैल्यू करेंगे तो इंटू करना है, परसेंटेज लगाना है, तो आपको 100 करना पड़ेगा और परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड देना पड़ता है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500। ऑप्शन में 1500 रुपये दे रखा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आपको इतना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे 43 नंबर का देखेंगे। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 1 रुपये से कम है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 1 रुपये का डिफरेंस है, ये बताया गया। तो मूलधन यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए मूलधन के लिए यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 रुपीज़। इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं कि 2 वर्ष के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो सही आंसर कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा, क्योंकि दूसरी वर्ष के लिए जब 100 का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, 10% कितना हो जाएगा, 10। तो नेक्स्ट ईयर जब इस पे लिया जाएगा तो 10 पे 1 रुपया एक्स्ट्रा लग जाएगा ना, तो 1 रुपये का ही आपकी वैल्यू एक्स्ट्रा निकल के आएगी, बाकी का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों वर्ष यहाँ पे 10-10% निकलेगा तो 10-10 निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में टोटल आपका 20 हो जाएगा, लेकिन आप जब CI निकालोगे तो CI में आपका 21 हो जाएगा, क्योंकि पहले ईयर 10 फिर 10 और इस पे नेक्स्ट ईयर भी लगेगा। क्योंकि देखो 100 तो आपका है ही, 10 तो आपका है ही, तो 10 जैसे 100 का आपने निकाला तो इस पर सेम आपका 10 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर आपका 1 और निकल के आ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 100 की वैल्यू जब जैसे कि 100 पे 10% निकालोगे तो 100 का 10% 10 होता है,
और 10 होता है। ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो 20 हो गया। वहीं पे आपका CI निकलेगा तो ब्याज पे ब्याज चलती है, तो इस वाले फर्स्ट ईयर वाला अमाउंट भी इसमें जुड़ जाएगा। तो इस पर 10% कितना होगा, 1, तो टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा 21%, 21। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आप सभी को दिया गया है नंबर 44, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है, R/100 P R/100 की पावर स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले मुझे याद नहीं है और मैं भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। देखो सिंपल सा फंडा मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, जितने परसेंटेज दे रखा है और जितनी ईयर दे रखी है उसका इंटू कर लो, यानी 30 हो गया। 30%, 2000 का 30% कितना हो जाएगा 600, यानी साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 3 वर्ष में आपकी 600 बनेगी। वहीं पे आप बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, एवरी ईयर क्या होगा 200 रुपये आपके आएंगे, हर एक ईयर आपके 200 रुपये आएंगे। नेक्स्ट ईयर जब होगा तो इसमें 200 का भी 10% होगा, तो कितना हो जाएगा 20 ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि इस वाले पे 20% ऐड होगा और ऊपर वाले पे भी 20% ऐड होगा, और ऊपर से ये जो 20% दे रखा है 20% का 10% कितना हो जाएगा 2। तो ये वाला जो अमाउंट है ये इंटरेस्ट बन गया, तो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 62 रुपये यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आप सभी को दिया गया 45, 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ का 3000 रुपये था, XYZ की तुलना में 400 रुपये कम और Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात बताइए। तो देखिए ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। ये तरीका अपनाना थोड़ा सा लेंथी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे कि देखो कोई भी वैल्यू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वैल्यू मानो जिसमें X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम हो, यानी X की वैल्यू आपको Z की वैल्यू जो होगी 400 रुपये का डिफरेंस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है, तो यानी Z की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि Z की वैल्यू को मान लेता हूँ 800, तो 400 रुपये कम करने तो इसका कितना हो जाएगा 400। अब इसने कहा है कि Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये कम है, ठीक है, Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपये, एक मिनट, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपये कम है, 400 रुपये हो गया। अब इसने कहा कम है तो Y का हिस्सा, ठीक है, Z की तुलना में 200 रुपये कम है, तो ये कितना हो जाएगा 600। इस तरीके से आपने जैसे यहाँ पे सॉल्व किया तो आप क्या करेंगे, जैसे कि X का हिस्सा था Z की तुलना में 400 रुपये कम, तो यहाँ पे Z की तुलना में ये Z का था, ये X का था, ये Y का था। अब आप देखेंगे 8 4 12, 12 और 6 18, इससे आपका टोटल कितना बन रहा है 1800। इसका मतलब इससे आपका ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हमें इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। इस तरीके से क्या होगा, इसमें थोड़ा सा आपका समय एक्स्ट्रा लग जाएगा, जैसे कि फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे 1000 करोगे, फिर यहाँ पे 600 करोगे, ठीक है, इन दोनों का हो गया, फिर यहाँ पे 800 करोगे। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे आपको समय लगेगा। तो ऐसे इक्वेशन में क्या करना है कि अगर आपको कोई भी तरीके का फॉर्मूला आता है कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे कि Z का आपका A आप मान लीजिए, तो A की वैल्यू निकल के आ जाएगी, A की वैल्यू जब 1200 आपकी निकल के आ जाएगी, यानी Z की वैल्यू जो क्या होगी 1200 रुपये यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है 800 रुपये कम है, और यहाँ पे इसकी हो जाएगी 1000, 200 रुपये कम हो जाएगी, और इसकी 400 रुपये कम हो जाएगी। तो टोटल आपका निकल के आ जाएगा 3000। फिर उसे रेशियो में कन्वर्ट कर दो तो आपकी जो वैल्यू होगी वो सही निकल के आ जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा 4:5:6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला दे रखा 46 के एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की कुल औसत आयु वर्ष में ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक परिवार में माता पिता, तो माता पिता 2 लोग हो गए, उनकी कितनी दे रखी है 36, तो 36 × 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 72। तो ये हो गया। इसके बाद वो बोला है कि 3 बच्चे हैं और बच्चों की औसत आयु कितनी है 10, तो 10 × 3 करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 30। 72 प्लस 30 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 102।
102 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 5 लोग हैं, पाँचों को डिवाइड करोगे तो 20.4 आपका सही उत्तर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 102 को 5 से डिवाइड करोगे तो 20.4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे इसने कहा 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि इसने कहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत कीमत पर बेची गई और 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति 16 रुपए थी। शेष 6 वस्तुओं में प्रत्येक की लागत मूल्य ज्ञात करें यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि ना हो तो। यानी टोटल की वैल्यू निकालो और बाकी का जो बेची गई है वो निकालो और फिर लास्ट में जो बचा हुआ है उस अमाउंट को आपको इक्वल कर देना है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 × 15 180 और 18 पंजे 90, ये टोटल हो जाएगा आपका 270। यानी जो औसत कीमत पर बेची गई तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी, टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 18 वस्तुओं की 270 रुपये टोटल इसकी वैल्यू है। अब इसने कहा 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये बेची गई तो 16 इसका मतलब कितना हो गया आपका 160 और 32, 160 32 कितना हो गया 92, 192। यानी एक जो आपकी 12 वस्तुएं वो कितने में बेच दी गई 192 रुपये में। अब बाकी की कितनी आपकी बची हुई है, टोटल 6 आपकी बची हुई हैं और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस जब आप देखोगे तो 78 रुपये आपका डिफरेंस आएगा। तो 270 रुपये में ही आपकी बिक जानी चाहिए ना, तभी इसमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो हमें 78 रुपये में टोटल 6 वस्तुएं बेचनी है तो 78 डिवाइडेड बाई 6 करोगे तो आपका 13 निकल के आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला यहाँ पे दिया गया है 48 यहाँ पे दिया गया है कि ए 8 दिन में काम कर सकता है जबकि बी 12 दिन में काम कर सकता है। सी कितने दिनों में काम पूरा करेगा यदि वो तीनों मिलकर काम 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसे एलसीएम मेथड से भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, जैसे कि ए आपको बोला 8 दिन में, बी उसने बोला 12 दिन में और ए प्लस बी प्लस सी बोला हुआ है उसने 3 दिन में। आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम तीनों का कितना आ जाएगा 24, तो इसके जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, इसका जो हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 8। तो अब आप देखेंगे कि ये तीनों मिलके तो 8 दिन में कर रहे हैं। तो ए अलग देखो और बी अलग देखो, सी का अलग से पूछा हुआ है। तो यहाँ पे 3 इसकी वैल्यू 3, 2 इसकी निकली, 3 और 2 कितने हो गए 5। 8 में से जब 5 घटा दोगे तो अलग से सेपरेट जो इसकी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3। तो टोटल आपका काम कितना निकला था 24। तो 24 को डिवाइड करोगे 3 से तो वैल्यू निकल के आएगी 8, यानी 8 दिन में कर सकता है। तो करेक्ट उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे आता है 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और अगला 120 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो यात्रा की औसत गति क्या होगी। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जब आपको इसका एवरेज निकालना हो, यात्रा की औसत गति निकालनी हो तो कुल समय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी और दूरी में लगने वाला समय आपको याद करना होता है। याद कैसे करेंगे कि समय कितना लगा, क्योंकि उसने समय अलग से नहीं दिया गया है, लेकिन आपको दूरी दी गई है और स्पीड दी गई है। तो उससे क्या करेंगे कि जो आपकी दूरी है, दूरी वट्टा स्पीड जब आप कर देंगे तो आपका समय निकल के आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि 120 दे रखा है डिवाइडेड बाई 60, 2 घंटे ये हो गए। अगला दे रखा है 120 डिवाइडेड बाई 80, तो कितना हो जाएगा 1.5 ये निकल के आ गया और 2 ये हो गया। तो 3.5 यानी 3.5 घंटे टोटल उस कंप्लीट रास्ते में लगे। अब टोटल हमें देखनी है दूरी, तो कुल तय की गई दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी तय करने में समय कितना लगा 3.5 घंटे, ये वैल्यू निकल के आ गई। तो कुल तय की गई दूरी यहाँ पे दी गई है 120 और 120 कितनी हो जाएगी 240 डिवाइडेड बाई 3.5 जब आप डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो निकल के आएगी 68.57 कुछ आपकी निकल के आएगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68.57 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे 50वां दिया गया है कि 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर चलती है तो दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है। अब देखो गति की बारी में अगर यहाँ पे दोनों का अनुपात उसने दिया हुआ है और 10 घंटे दोनों चलेंगे तो यहाँ पे ये 500 किलोमीटर चला तो इसका सीधा सा मतलब कितना हो जाएगा, वो कितना चलेगा 550। तो 550 चलेगा डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10 घंटे की दूरी है। तो जब इससे करेंगे तो यहाँ पे स्पीड जो निकल के आ जाएगी वो निकल के आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि इसकी 500 किलोमीटर दूरी तय की इसने।
तो इसके रेशियो से जब इसे निकालेंगे तो 11 दिया गया, तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 550। टोटल जो चला है वो चला है 10 घंटे, तो 10 घंटे से हमने डिवाइड दे दिया तो 1 घंटे की वैल्यू निकल के आएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से इसने कुछ सॉल्व करके आप सभी को दिखा रखा है। तो टोटल यहाँ पे मैंने आप सभी को जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ कि 12 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिना फॉर्मूले से डायरेक्टली जो मैंने आप सभी को चीज़ें समझाई हैं जरूर समझ में आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर पाऊँ, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करवाता हूं तो निश्चित तौर पे मैं आपका एग्जाम क्रैक करवा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्या पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि एग्जाम के लिए हमें स्किप करनी होती हैं, और वो स्किप करने वाली चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। उन्हीं चीज़ों को समझते हुए करना है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सभी लोग सपोर्ट करें। और मेरा जो मॉक टेस्ट आप सभी को मैंने अपना एप्लीकेशन बताया है स्टडी फॉर ड्रीम्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस मॉक टेस्ट को परचेज करें। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट को परचेज करेंगे, उससे जितना अमाउंट मेरे पास इकट्ठा होगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा, मैं उससे कोशिश करूंगा कि आपके लिए स्टडी के लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सा अरेंजमेंट करके आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की पूरी क्लासेस करवा दूं आपको। क्योंकि मुझे डिजिटल बोर्ड वगैरह वो सारी चीज़ें अरेंज करने में थोड़ा समय लगेगा, तो सभी लोग जाएं और उस टेस्ट को जरूर परचेज कर लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।